हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को अपने इस नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है आप सभी को आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में आवश्यक सहयोग करना, आवश्यक गाइड करना और मेरे एक्सपीरियंस से आप सभी को कुछ लाभ पहुंचाना। फ्रेंड, इसी सीक्वेंस में मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में आपसे जेपीएससी के सिलेबस और उसके कुछ टॉपिक की चर्चा की है और इसी सीक्वेंस में आज मैं आप सभी के साथ किसी भी वनडे एग्ज़ाम यानी कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कुछ बातें करूंगा। और इसमें जो मेरी मूल बातें होंगी वो ये होंगी कि कैसे अगर कम आपके पास समय कम है तो कम समय में भी आप अच्छी तैयारी करके किसी वनडे एग्ज़ाम के कट ऑफ को पार कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसके लिए जो सबसे ज़रूरी बात है वो यह है कि आपको पहले तो किसी भी एग्ज़ाम के सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग जेपीएससी की बात करें तो जेपीएससी के पीटी एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो काफ़ी शॉर्ट में दिया हुआ है। जैसे अगर हिस्ट्री की बात करें तो उसमें बस तीनों जो हिस्ट्री के 3 काल है यानी कि एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री, इसके बारे में दिया गया है, परंतु उसमें पढ़ना क्या क्या है ये पीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है। लेकिन वहीं अगर मेंस की बात करें तो मेंस में हम लोग देखेंगे कि हर एक जो हिस्ट्री के हर एक पार्ट है, चाहे वो एंशिएंट हो, मेडिएवल हो या फिर मॉडर्न हो, इन तीनों के बारे में ही डिस्क्राइब किया गया है कि उसमें कौन कौन सब टॉपिक आएंगे। तो जैसे अगर हम लोग हिस्ट्री देखें तो हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री की जो शुरुआत होती है एंशिएंट में, वो आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज जो है हिस्ट्री को जानने को लेकर, वहाँ से लेकर चोल काल यानी चोलाज और पल्लवाज तक जाते हैं। वहीं उसके बाद अगर मेडिएवल का बात करें तो अरब इन्वेशन यानी अरबों के आक्रमण से लेके मराठाओं तक इसको हम लोग मध्यकाल के अंतर्गत रखते हैं। और उसके पश्चात मॉडर्न आता है जिसमें हम लोग देखते हैं कि यूरोपियन सेटलमेंट्स की जो शुरुआत हुई भारत में पोर्तुगीज़ से, वहाँ से लेकर कैसे अगर जेपीएससी की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश यानी 1971 तक हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत इसके सिलेबस को देखते हैं। तो कम समय में आपको वनडे एग्ज़ाम निकालने के लिए करना यह है कि सबसे पहले आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कम से कम जो एनसीईआरटी के कोई सार संग्रह है, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन का हो, बस वो स्टैंडर्ड हो, जिसमें एरर ना हो, उसको आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। पढ़ा हुआ मतलब इसमें हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको वो पूरा एकदम याद हो, ऐसा नहीं है। आप कम से कम उसको 2-3 राउंड पढ़े हुए हों और आपको उसकी कुछ जानकारी हो गई हो सिलेबस के अनुसार, तब आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपका कोई एग्ज़ाम है, जैसे आप जेपीएससी के लिए फॉर्म भर रहे हैं और फॉर्म भरने के बाद हम लोग के पास बहुत बार होता है कि हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, हम लोग लगातार पढ़ाई नहीं करते हैं। फॉर्म हम लोग भर दिए या फिर फॉर्म आने में देर हो रही है और हम लोग इस बीच में नहीं पढ़ रहे हैं, और लेकिन हम लोग कुछ पढ़े हुए हैं पहले, और ऐसे में अचानक एडवर्टाइजमेंट आ जाए और एडवर्टाइजमेंट आने के 2 ही महीने में एग्ज़ाम ले ले। तो इस समय में, ऐसे कम समय में आप कैसे अपना तैयारी को करके अपना कट ऑफ को पार कर सकते हैं, उस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि फ्रेंड, एक बात है कि हार्डवर्क इज़ की टू सक्सेस, ये हम लोग सभी जानते हैं। मतलब आपको मेहनत करनी ही है। आप ये नहीं कर सकते कि शॉर्टकट मेथड से आप एकदम सफल हो ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ वो ये है कि आप अगर मान लीजिए पहले तैयारी नहीं किए और किसी भी तरह डिमोटिवेट रहें, कुछ भी रहें, और ऐसे में आपको फिर से लेकिन एग्ज़ाम के लिए लग जाता है कि नहीं, मुझे ये एग्ज़ाम निकालना है, तो ऐसे में कम समय में आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे करेंगे और कैसे उस कट ऑफ को पार करेंगे, इसको लेकर आज मैं आप सभी के समझ डिस्कस करूँगा। और इस क्रम में मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि इसके लिए आपको एक बात होनी चाहिए कि आपको सिलेबस के बारे में स्टैंडर्ड बुक से एनसीईआरटी की जानकारियाँ होनी चाहिए। अगर वो आपकी होंगी तो आपकी बेसिक जानकारियाँ आपके पास अब तक आ चुकी होती हैं। ऐसे में आप जब आपके पास, आप मान लीजिए आपने उतना आपने कर लिया था, उसके बाद आपने पढ़ाई कुछ दिनों तक नहीं किया या फिर आप डिमोटिवेट रहें और अचानक से आपका एग्ज़ाम का डेट आ गया, तो आप क्या करें? ऐसे में सबसे पहले आप ये करें कि बाज़ार से कोई भी जो आपका सिलेबस को जो कवर करता हो, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक उठा लें, कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठाएं। और उन बुक्स का जो ऑब्जेक्टिव बुक मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उसमें 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं। तो 4 ऑप्शंस में से आप किसी भी अपने या तो आप सेल्फ करें या फिर अपने कोई भी फैमिली मेम्बर को बोल के उसका जो राइट आंसर है उसको टिक करवा लें।
और इसमें क्या होगा कि आप राइट आंसर टिक रहेगा, तो अब क्या है कि आपको हर एक क्वेश्चन को पढ़ना आसान हो जाएगा। उसको हर बार आपको आंसर खोज के देखना नहीं पड़ेगा कि मैंने सही पढ़ा या गलत पढ़ा, क्योंकि आंसर कई बार देखते हैं कि क्वेश्चन मान लीजिए आपका कोई एक टॉपिक है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग बोलेंगे अगर चोल काल, तो चोल काल के क्वेश्चन अगर आपका मान लीजिए 300 क्वेश्चन है तो 6-7 पेज बुक में हो जाएंगे। अब 7 पेज के बाद 8वां पेज में उसका आंसर दिया हुआ है, तो हर बार आप पलट के उसको मिलान कीजिएगा उस आंसर का कि सही है कि नहीं, ये ना हो। इसीलिए आंसर देख के पहले से ही अगर टिक किया हुआ रहेगा राइट आंसर का, तो अब आपको क्या है कि क्वेश्चन और आंसर बस इतना ही पढ़ना है, और ये पढ़ते हुए आप आगे बढ़ते जाएं। और ऐसा जब आप 4 या 5 राउंड कर लेते हैं तो क्या होता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो आंसर फिट हो जाता है। तो फिर आप एग्ज़ाम हॉल में जैसे ही जाएंगे तो देखिएगा कि वो क्वेश्चन अगर देखते हैं आप, तो क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर याद आ जाएगा। तो ये एक शॉर्टकट मेथड है फ्रेंड। मैंने भी अपने जो एग्ज़ाम है उसके कुछ दिनों पहले ऐसा किया था, उसके लगभग 1.5 महीना पहले मैंने ऐसा किया था। और इससे क्या हुआ कि मेरे पास एक तो हो गया कि मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा कि मैं देखते ही मुझे याद आने लगा था कि हाँ ये क्वेश्चन को कहीं पढ़ा हुआ हूँ। लेकिन ये तभी कारगर है जब आप अगर कोई मान लीजिए गलत आंसर दिया हुआ है उसको पकड़ पाएँ। जैसे आप मान लीजिए दे दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो डॉकयार्ड थी, यानी जो उसका बंदरगाह नगर था, वो कौन सा था। इसमें 4 ऑप्शन अगर दिया जाए कि लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी, धौलावीरा, तो इसमें हम लोग लोथल आंसर होता है, तो लोथल टिक किया हुआ है। और अगर आपके फैमिली मेम्बर या फिर उस बुक में गलती से कालीबंगा को आंसर में टिक किया हुआ हो, तो आप जैसे पकड़ ले तुरंत कि नहीं ये आंसर गलत था। तो इसके लिए एक आपके पास होना चाहिए, जो मैंने बोला स्टैंडर्ड बुक से पहले आपने अगर अपना पढ़े हुए हैं तो आप उस आंसर को पकड़ लेंगे। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कम समय में एग्ज़ाम के जस्ट महीना भर पहले या 1.5 महीना भर पहले 4-5 बार बुक को, हर एक टॉपिक को पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं। और इससे आप एग्ज़ाम हॉल में बेहतर प्रदर्शन कम समय में कर सकते हैं, और इससे आपका जो है रिजल्ट होने की संभावना भी काफ़ी बढ़ जाती है। आप इससे कट ऑफ को ज़रूर पार कर सकते हैं। लेकिन इसके मैं फिर से बोलूँगा दोस्तों, शॉर्टकट कभी भी स्टडी में खास करके सही नहीं होता है। आपको जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उससे ज़रूर अपना प्रिपरेशन रखना चाहिए। और मैंने इसीलिए आपको अपने लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि नहीं, आप सभी मेंस के तैयारी के साथ ही अपने पीटी एग्ज़ाम की तैयारी करें। लेकिन यदि आपके पास समय कम है तो आप इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, और इससे ये होगा कि आप अगर डिमोटिवेट थे भी पहले और बाद में आपको लगा ये एग्ज़ाम निकालना हो, तो इसमें आपकी जो ये है पॉसिबिलिटीज़ है वो काफ़ी बढ़ जाती है कि आप कट ऑफ पार कर जाएं। तो आप दोस्तों इस टेक्निक को अपना सकते हैं, और इससे आपको बहुत मदद मिलेगी, मुझे आशा भी है। तो धन्यवाद दोस्तों। चलिए हम लोग फिर से अपने एक नए वीडियो में मिलेंगे, और फिर कुछ ऐसे ही डिस्कस तैयारी के रिगार्डिंग करेंगे। धन्यवाद।